जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लिबर्टी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, जो आपका सेकंड चैप्टर है स्वतंत्रता। ओके, जो आपको ये देखने मिलता है स्वतंत्रता। तो एनसीईआरटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक जो है यही इंपॉर्टेंट होती है आपकी। ओके, बाकी बाद में आती है सारी चीजें, सपोर्टिंग मटेरियल है या फिर हम कहें कि सैंपल पेपर्स वगैरह, उनको बाद में देखते हैं हम। जबकि एनसीईआरटी बुक आपने अगर क्लियर ढंग से कर रखी है तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप एग्जाम में। ओके, तो शुरू करते हैं। जो सेकंड चैप्टर है आपका वो है स्वतंत्रता। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? लिबर्टी। ओके, तो स्वतंत्रता कितनी जरूरी है उसको आप इस चैप्टर के माध्यम से समझ पाओगे कि किसी के जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व है। तो आपको पता होगा, मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने मिलते हैं हमारे को, जहां पे हम खुद ने महसूस करा है, हमने एक भारतीय होने के नाते हमें पता है कि हम ब्रिटिश के गुलाम थे और 200 वर्षों तक उन्होंने राज करा, और क्या एक स्वतंत्रता का महत्व था उनके लिए, जिन्होंने की स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई और उन्होंने अपनी जीवन की कुर्बानी दी। तो हम जानते हैं, चाहे वो भगत सिंह की बात करें, सुखदेव राजगुरु की बात करें, या फिर हम बात करें गांधी जी की, या फिर सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तो उनके लहू से ये स्वतंत्रता मिली है, ना कि किसी के ये बाप की बपोती नहीं थी जो इजीली मिल गई किसी को। ओके, तो स्वतंत्रता का महत्व एक भारतीय होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता कितनी आसानी से नहीं मिली है। ये आसानी से कोई मिलने वाली चीज नहीं थी कि हाँ कि ऐसा हुआ कि अचानक से एक दिन में एक व्यक्ति के प्रयास से मिल गई हो स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए हमारे लाखों शहीदों ने कुर्बानी दी, उसके बाद जाके स्वतंत्रता मिली है ये। ओके, तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि स्वतंत्रता होती क्या है, लिबर्टी क्या है, और किस तरीके से हमारे को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहिए और किसी व्यक्ति की दूसरे की स्वतंत्रता को भी सम्मान देना चाहिए। ओके, शुरू करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे, इस अध्याय के अंतर्गत हम व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है लिबर्टी की, और साथ ही साथ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है स्वतंत्रता की। इसके अलावा हम जानेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों को, जो दोनों डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे हम, नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशन। ओके, इसके अलावा हम जानेंगे हानि सिद्धांत क्या है। इन चीजों को हम इस चैप्टर के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करें स्वतंत्रता के आदर्श। दो ऐसे आदर्श हैं जिनके माध्यम से हमारे को स्वतंत्रता के महत्व का पता लगता है, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला कहां से संबंधित थे? दक्षिण अफ्रीका से। नेल्सन मंडेला, उन्होंने रंग-भेद की नीति के विरोध बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया, और नेल्सन मंडेला ने अपनी पुस्तक लिखी थी आत्मकथा। वो क्या है? उस बुक का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। इस बुक का नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी स्वतंत्रता के लिए, वो सिर्फ आप महसूस भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि क्या करा होगा उन्होंने। कितना 28 वर्षों तक अपना पूरा जीवन, समझ लो एक तरह जवानी के दिन उन्होंने अपने जेल में बिता दिए थे। पुलिस के द्वारा उनका अत्याचार किया जाता था, अपमान किया जाता था कठिनाइयों में, और शहर में घेराबंदी की जाने लग गई थी उनके। मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह तक चयन नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कहा जाए ना, मैरिज भी वहां की गवर्नमेंट तय करती थी किस व्यक्ति को, काले लोगों की, कि हाँ किससे मैरिज करनी है आपको। ओके, तो इस तक प्रतिबंध था कि मैरिज भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने, मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए नहीं था, बल्कि सभी लोगों के लिए था, श्वेत लोगों के लिए भी था, कि आजादी किस चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए, वो भी अकेले एक कोठरी में। अपने यौवन, अपने जवानी के दिनों को उन्होंने उस जेल के अंदर बिताया है, और दोस्तों के साथ बातचीत करना। अगर आप इमेजिन करो, एक कल्पना करो कि आपकी जवानी सिर्फ एक जेल में पूरी तरीके से व्यतीत हो जाए, कैसा महसूस होगा आपको? दोस्तों के साथ बातचीत ना करना। फिर ये खेल बॉक्सिंग थी मंडेला की, उन्होंने बॉक्सिंग तक छोड़ दी अपनी। अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते थे, अपने प्रिय संगीत नहीं सुन सकते थे। आप जैसे आज के टाइम पे मोबाइल तक नहीं छोड़ सकते, सोच के देखो कि उन दिनों उन्होंने कैसे छोड़ा होगा ये सब कुछ। अपना जो फेवरेट होता है, छोड़ के संगीत, और साथ ही साथ कहा जाए कि ना किसी त्योहार में भाग लेना। मतलब पूरी तरीके से आप एक कोठरी में बंद हो, आपको ये भी नहीं पता कि कब आप छूटोगे वहां से। 28 वर्षों तक सिर्फ एक कोठरी के अंदर उन्होंने जीवन व्यतीत कर दिया, और इसीलिए उनको एक आदर्श के तौर पर जाना जाता है, स्वतंत्रता का एक आदर्श के। उन्होंने पूरा जीवन स्वतंत्रता के लिए कुर्बान कर दिया अपना एक तरह से। लेकिन बाद में जाके वो राष्ट्रपति बनते हैं दक्षिण अफ्रीका के, जब वो पूरी तरीके से इस लड़ाई में जीत उनकी होती है। बाद में जाके 1996 में जब दक्षिण अफ्रीका
जगह संविधान लागू हुआ तो उसके बाद पहले प्रेसिडेंट बनते हो, और भारत रत्न भी मिला। एक विदेशी होने के नाते उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, नेल्सन मंडेला को। और दूसरे जो आदर्श की बात करें तो आंग सान सू की, म्यांमार से संबंधित है। आंग सान सू की गांधी जी के अहिंसा के विचारों से प्रेरणा स्रोत मानती है, और सू की को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया था। आंग सान सू की को जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी सू की को उनसे मिलने नहीं दिया गया था, और सैनिक शासकों का डर था कि यदि वे अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो वापस म्यांमार लाना संभव नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इसी पर आधारित, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से मुक्ति या भय से मुक्ति। मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। अगर आपने डर पर विजय पाली तो सब पे विजय पाली। उनका कहना था अगर आपने डर पर विजय पाली, भय पर विजय पाली, तो आप कहीं पर भी जीत सकते हो। बोलते ना, एक ऐसी चीज सिर्फ आपको कुछ भी करने से रोकती है, वो होता है डर। आपको एक भय होता है कि ये चीज ना खो दूं, मैं इन चीजों को ना खो दूं, खासतौर पे अपनों को खोने का डर। उसके बाद में अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है। आंग सान सू की के द्वारा कहा गया कि अगर भय पर विजय पाना है उसके बाद ही आप गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हो, नहीं तो नहीं। तो आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला दोनों की कहानियां बताती हैं आपको किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करा अपनी आजादी के लिए, और स्वतंत्रता के एक आदर्श के तौर पर उन्हें देखा जाता है। अब बात करें तो स्वतंत्रता क्या है, तो बाहरी बंधों का अगर हम कहें, बाहरी बंधन जो हमारे को बाहर के जो बंधन देखने में मिलते हैं हमारे को, उनका अभाव ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या है? बाहरी बंधनों से मुक्ति ही स्वतंत्रता है, बाहरी बंधनों से मुक्ति। स्वतंत्रता अगर व्यक्ति या तो अभिव्यक्ति की योग्यता के विस्तार करना और उसके अंदर की संभावना को विकसित करना भी है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोध, कम से कम उस पर अवरोध लगाए, कम से कम उस पर बाउंडेशन लगाए, अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाए, उसे हम कहते हैं एक स्वतंत्र पूर्वक समाज। समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति हर किस्म की सीमा प्रतिबंधों पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से प्रतिबंध होने चाहिए, कौन से नहीं। ऐसा नहीं हम प्रतिबंध लगा देंगे सभी पे, सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अब तो प्रतिबंध होने भी चाहिए, कौन से प्रतिबंध होने चाहिए। तो अगर हम कहें तो एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर समझने की कोशिश करी जाती है, समाज को केंद्र में रखने की कोशिश की जाती है। गांधी जी ने बताया कि स्वतंत्रता एक तरह स्वराज से संबंधित है। अगर स्वयं का राज है तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता भी वहां पर है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज। उसमें इसके बारे में वर्णन किया है कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। और स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित नहीं रखती है। ओके, तो ये देखना भी जरूरी हो गई समाज कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन निर्णय काम करने की स्वतंत्रता देता है, कौन सा नहीं। हमारे संविधान में आपको पता है कि स्वतंत्रता का वर्णन कितने कितने अनुच्छेद तक किया गया, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमारी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19 में दी गई है। 20 में एक अपराधी आरोपी की अभिव्यक्ति से संदेह स्वतंत्रता दी गई है। 21 में दीवन एवं जय स्वतंत्रता दी गई है, और 22 में हमारे को गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों की स्वतंत्रता दी गई है। ओके, तो हम बात करते हैं एक तरह से इसमें कि प्रतिबंधों के स्रोत कौन कौन से देखने को मिलते हैं हमारे को। तो अगर हम देखें प्रतिबंध के स्रोत के तौर पर, जैसे दक्षिण अफ्रीका में हम रंगभेद की नीति का विरोध करते हुए लोकतंत्र हो या राज्य के नागरिकों पर शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसी लोकतांत्रिक सरकार को लोगों की स्वतंत्रता के रक्षक के लिए जरूरी माध्यम माना गया है। अगर लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। लोगों के लिए लोगों का शासन जो होता है उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र जो अगर होगा कहीं पर भी, तो वहां इजीली हम कह सकते हैं कि वहां पे स्वतंत्र पूर्वक समाज होगा, स्वतंत्रतापूर्ण। इसके अलावा समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो सकता है स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। अगर समानता नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं हो पाएगी, एक दूसरे के पूरक है एक तरह से कहा जाए। तो हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? प्रतिबंधों की आवश्यकता इसलिए है, अगर हम कहें कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, मान लिया हमने, अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ना हो तो पता क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि स्वतंत्रता रहेगी नहीं दूसरे व्यक्ति की। जो बलवान वो कमजोरों का शोषण करेगा, ठीक है, अमीर गरीबों का शोषण करेंगे, तो फिर स्वतंत्रता कहां से रह जाएगी? स्वतंत्रता जैसे हमारी स्वतंत्रता है ऐसे दूसरे की भी स्वतंत्रता है। अगर हम कहें कि स्वतंत्रता को बनाए रखना है सही तरीके से तो उसके लिए जरूरी है प्रतिबंध, ठीक है। कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की अर्थ में पहुंच जाएगा, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल हो जाएगा हमारा। लोगों के बीच मत मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरी स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे की तो स्वतंत्रता है, इसलिए दूसरे की भी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे को प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। बेसीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, समाज में असहमति बनने के अनेक कारण हो सकते हैं। हम कहें हमें गाली देने की स्वतंत्रता है,
तो दूसरे को भी तो स्वतंत्रता है। अगर हमारे को बुरी लगती है गाली तो दूसरे को भी तो बुरी लगती होगी। हम कहें कि ऐसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है ना, उसमें प्रतिबंध तो होने चाहिए। नहीं तो छोटे मोटे मसलों पर ही लड़ाई होने लग जाएगी, और गाड़ी चलाते समय क्रोध में, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, ये सारी चीजें हमारे को देखने में मिल सकती हैं। जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। तो जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, दूसरे पर विचार थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हम आजादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम ये जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास, मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। ओके, तो स्वतंत्रता पर कौन से प्रतिबंध होने चाहिए, आवश्यक और चित्तपूर्ण है, तो उसे समझने की कोशिश करेंगे हम। ओके, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले सामने अपने एक आदर्श होने का नाता उन्होंने बताया था कि स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी स्वतंत्रता से। उनका आशय ये था कि एक ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्री और पुरुषों की हो, उसे उन्होंने स्वतंत्रता कहा था। अब हानि सिद्धांत क्या है, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, स्वतंत्रता पर कौन से प्रतिबंध होने चाहिए, कौन से नहीं। तो देखो, हानि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, जेएस मिल के द्वारा हानि सिद्धांत दिया गया। उनकी बुक है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी जो 1859 में लिखी गई थी, ऑन लिबर्टी जो बुक है, उसी में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हानि सिद्धांत के माध्यम से हम स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता को समझ सकते हैं। तो दो प्रकार के कार्यों का वर्णन करा है उन्होंने। कौन कौन से? एक स्वयं संबंधित कार्य है, मतलब खुद से रिलेटेड, और दूसरे पर संबंध कार्य है जो दूसरों से संबंधित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पर संबंधित कार्य जो हैं उन पर प्रतिबंध होने चाहिए। स्व संबंधित में क्या है कि अपने आप पे सेल्फ रिलेटेड जो है, उनमें क्या है, प्रभाव हम पर ही पड़ रहा है, चाहे वो अच्छा पड़े चाहे बुरा, तो उन पर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। ओके, उन पर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। अगर हम सिगरेट पी रहे हैं और अगर किसी को दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है वहां पर, तो क्या है, उससे उसमें प्रतिबंध होना चाहिए। अगर हम गाली दे रहे हैं, दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रतिबंध होना चाहिए। ओके, अगर हम कहें कि ऐसा है, मैं काम कर रहा हूं, कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, तो वो अपना फर्क खुद पे पड़ रहा है, तो उस पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए? कोई भी कार्य ऐसा किया जा रहा है जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जबकि स्वयं संबंधित कार्य ऐसे कार्य होते हैं जो खुद से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रतिबंध किस पे होना चाहिए? पर संबंधित कार्य पे। कोई डीजे चला रहा है रात को 2 बजे, तो उससे हमारे को किसी की एजुकेशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। या हम कहें कि कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, उससे उसकी नुकसान हो जाए, वो कहे मेरे को तो अधिकार है, मैं तो स्वतंत्रता है, मैं तो कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। वो गाली दे रहा है किसी को, वो कहे कि मेरी तो स्वतंत्रता है, तो उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। कहां तक कि हाँ किसी अब प्रतिबंध कहां तक होना चाहिए ये समझ लो पहले। प्रतिबंध वहां तक होना चाहिए जब तक कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना किया जाए। ओके, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को भी सही तरीके से बनाए रखता है, वहां तक कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे की स्वतंत्रता को किसी प्रकार की हानि पहुंचती है, तो वहां पर उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। उदारवाद किसकी बात करते हैं? देखो, स्व संबंधित कार्य, पर संबंधित कार्य का वर्णन किसके द्वारा किया गया? जेएस मिल। ध्यान रखना। ओके, दो प्रकार का कार्य है, स्वयं संबंधित मतलब स्वयं से संबंधित, और पर संबंध कार्य दूसरों से संबंधित, जिस पर प्रभाव और प्रतिबंध कौन से होना चाहिए? पर संबंधित कार्यों पर, ना कि स्वयं संबंधित कार्यों पर। और उदारवाद विचारधारा क्या है? उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मुक्त बाजार व्यवस्था की बात करती है, व्यक्तिवाद पर जोर देती है ज्यादा से ज्यादा, ये स्वतंत्रता पर जोर देती है, ना कि समानता पर। ये कहती है उदारवाद विचारधारा अमेरिका में अपनाई गई है, जिसे हम पूंजीवाद के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, अगर जैसे हम क्या प्रतिबंधों में आसान शब्दों में कहें तो स्वयं संबंध कार्य में जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूंगा जैसे मेरा मन होगा, या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं उन पर प्रतिबंध होने चाहिए। ओके, जिससे आपको नुकसान हो सके। इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है किसी को होने वाली हानि गंभीर हो, मतलब नुकसान जो है वो गंभीर हो किसी को, इसीलिए इसको हानि सिद्धांत कहा गया है। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से, मतलब एक दूसरे से आपस में बात करके ही हम सुलझा सकते हैं छोटी मोटी हानि को, इसलिए उन्होंने कहा कि हानि गंभीर होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा हम बात करें इसमें, अब स्वतंत्रता के दो पहलू देखने मिलते हैं हमारे को, दो आयाम है। कौन कौन से? स्वतंत्रता दो प्रकार की, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक सकारात्मक समझना। देखो, सकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है जिसमें कि प्रतिबंधों की बात
की जाती है। और नकारात्मक में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक कहते हैं। ओके, तो सकारात्मक भारी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता, स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत में नकारात्मक सकारात्मक में बांट दिया गया है। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय होता है, जिसमें कोई भी उल्लंघन ना किया जाए, जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे, हो सके, बन सके, कर सके, उसे हम कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो एकदम। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ये छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। ओके, और सकारात्मक में क्या है? सकारात्मक में दूसरे की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कुछ करने की स्वतंत्रता विचार की व्याख्या जुड़ा है। मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जाता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों की इस तरह सुधारना चाहती है किसी व्यक्तित्व के विकास में से कम अवरोध रहे, मतलब स्वतंत्रता पर थोड़े बहुत प्रतिबंध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो, नियमित देखभाल हो, तभी वह खिल पाता है, नहीं तो नहीं। इसके अलावा हम बात करें व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कहां तक होनी चाहिए? हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को। यह अनुच्छेद 19 में हमारे, अब देखते हैं हम कि नाटक है, फिल्म है या किसी शोध पत्रिका में, पुस्तक में प्रतिबंध लगाने की बात उठती है। आपने सुना होगा सेंसरशिप बोर्ड। ओके, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाता है। वोल्टेयर का कथन याद करें, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। तो लोग ये कहते हैं कि उस पर प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो इसमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर भी J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है उसमें बताया है कि उस पर स्वतंत्रता किस तरीके से होती है, स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे होते हैं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए। तो वो कहते हैं पहला कारण तो ये बता दें, कोई विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, इसलिए सभी के विचारों को सुनना चाहिए। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो उसमें छुपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। पहला कारण वो बताते हैं J.S. मिल के, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्यों नहीं चाहिए। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है, सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से आता है। अगर कोई दूसरा विपक्षी बोल रहा है तभी सच पता लगता है हमारे को। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। तीसरे विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में मूल्यवान नहीं था, बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व है। सत्य के बारे में खतरा हमेशा होता है वह एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। अंतिम बात यह है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं रह सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा दबाया गया था, बाद में सत्य पाए गए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी जाए तो इसमें फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। यह फिल्म विधवाओं की व्यवस्था को खोजना चाहती, लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका जबरदस्त विरोध किया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। विरोधियों को लगता था कि इसमें बात को बहुत बुरा दिखाया जाएगा, बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि आपने कई बार सुना होगा मूवियों पर सेंसरशिप लगाई जाती है, सेंसरशिप बोर्ड के द्वारा। वो क्यों लगाई जाती है? जिससे हमें लगता है कि हाँ वो हमारे से समाज में कुछ गलत प्रभाव डाल सकती है। ऐसे बहुत से। इसी तरह ओब्रे मेनन की रामायण रीटोल्ड पुस्तक है, या सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म, मी नाथुराम बोलते। अभी केरला स्टोरी आई थी, केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही थी जो धार्मिक इशू से रिलेटेड थी। तो ये सारी चीजें बात करी जाती है। हम बात करते हैं सेंसरशिप क्यों लगाई जानी चाहिए। सेंसरशिप इसलिए लगाई जानी चाहिए अगर समाज में कोई प्रतिबंध, अगर समाज पर कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है उससे, तो इसलिए उस पर सेंसरशिप लगाई जानी चाहिए। तो ये है आपका स्वतंत्रता से रिलेटेड चैप्टर। आगे हम समानता से रिलेटेड चैप्टर की बात करेंगे अगली वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इन वीडियोज़ को, और जिससे कि मेरे को भी अलग से एक ऊर्जा मिले और मैं आगे और वीडियोज़ भी बनाते रहूँ आपके 11th क्लास की दूसरे सब्जेक्टों से रिलेटेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को दूसरे लोगों के साथ में, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये सहायता मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, जिससे कि सब्सक्राइब बढ़े। एक अलग उससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है कि हाँ बच्चों के लिए कुछ और भी करना है। ओके गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके और आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।